क्वेश्चन ओवर इज ओवर, क्वेश्चन ओवर इज ओवर। मतलब दूसरा आपको टाइम मिलेगा बोलने का, क्वेश्चन ओवर तो खत्म हो गया ना। चाहे क्वेश्चन ओवर। कोई बात नहीं, आप बैठे ना, ऑफिसर रहता है ना सर, बैठिए बैठिए, आओ, मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए। Honorable members, I have to inform the House with profound grief and heavy heart about the sad demise of Shri Qamar Ali Akhund, former minister and former member of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, who passed away today. Shri Qamar Ali Akhund was born on 15th of August 1957 in the village Sangra, Kargil. He was first elected to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly in 1987 and second time in 1996. During this period, he served as Minister of State for Works and Power for 6 years. In 2002, he was elected unopposed as a councillor and later served as the chairman and chief executive councillor of the Ladakh Autonomous Development Council, LAHDC Kargil, where he made significant contributions towards the development of the region. He was again elected as a member of the Legislative Assembly in 2008 general elections and was inducted into the Council of Ministers headed by Shri Omar Abdullah as Minister for Consumer Affairs and Public Distribution and Transport on 11th of July 2009. Shri Qamar Ali Akhund was a dedicated public servant and an able legislator who worked tirelessly for the welfare and development of the people, particularly in the Kargil region. His passing away is a great loss to public life and to this house. कमर अली आखुर साहब को मैं जाती तौर पर जानता हूँ। He was a great man, एक सादा तबीयत आदमी, कोई पापड़ शो नहीं। मैं करगिल अक्सर जाया करता था, वो एक कमरे में रहते थे करगिल में, अपना कमरा वो भी कमरा नहीं है, किराए पर रहते थे। कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ही हेल्ड, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, देन R&B, मगर मकान कुछ नहीं था। आखिर पर गांव में कुछ बरसों के बाद कुछ दो तीन कमरे बनाए थे किसी संगरा, जो मैंने कहा यहाँ पर गांव है, मैं खुद गया हूँ उसके घर। वो इतना पॉपुलर था, जाहिर से आपको लग रहा था कि कोई सिंपल टन है, सीधा साधा आदमी है। मगर मैं करगिल में घर घर घूमा हूँ कई बार, इलेक्शंस के सिलसिले में मैं कैंपेनिंग भी करता था, बाकी चीजें भी करता था, पॉलिटिकल एक्टिविटीज वहां करते थे। वो हर घर में पॉपुलर था। एक बार वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसे शायद पार्टी का व्हिप नहीं माना था, एज इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था कैंडिडेट के खिलाफ। जो कैंडिडेट उस वक्त हमने वो सीट कांग्रेस को दे दी थी, उसने वायलेट किया, हमने निकाल दिया। फिर इलेक्शन आया, असेंबली के इलेक्शन, हमें उसके अगेंस्ट कैंडिडेट ही नहीं मिला करगिल। जहां भी मैं जाता था कैंडिडेट ढूंढने के लिए, वो कहते थे सिर्फ कमर अली आखुंद। देन आई हैड टू गो टू हिम, टू हिज हाउस। मैंने कहा मेहरबानी करके इलेक्शन लड़िए, लोग चाहते हैं, हम चाहे या न चाहे, लोग आपको बहस तो नुमाइंदा जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं।
मुश्किल से उसको मैंने मनवाया, उसने इलेक्शन लड़ा गया और फिर वो इलेक्ट हो गए। यहाँ पर मिनिस्ट्री में कोई उंगली नहीं उठा सकता था, कोई 10 पैसे का लालच नहीं, सवाल ही पैदा कोई नहीं कर सकता इवन नाउ कि कमर अली आखूर ने खुदा न खास्ता कभी भी बदनामी की हो। इतना जानादार आदमी और मेहनती आदमी, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। यहाँ पर इस हाउस में भी, दूसरे हाउस में भी, कभी कभी हम उनको अपर हाउस में भेजते थे बाकी मिनिस्टर्स के सवालों का जवाब देने के लिए। इस तरह से जवाब देता था जैसे वो खुद मिनिस्टर था उस महकमे का, और कन्विंसिंग रिप्लाईज। इस जैसा आदमी, जैसा लीडर करगिल को दोबारा मुझे नहीं लगता है मिलने वाला है। ये बहुत बड़ा नुकसान है करगिल को पर्टिकुलरली, लद्दाख रीजन को पर्टिकुलरली, और पूरी रियासत को कि इस जैसा बेलोस लीडर आज हमसे जुदा हो गया, हमसे रुखसत हो गया। तो अल्लाह ताला उसको मगफिरत करे। और उसके कोई शादी वादी उनकी नहीं थी, उसका कोई शादी नहीं थी, ऐसा अकेला रहा करता था वो बेचारा। फकीर जैसा आदमी, अगर आप देखेंगे फकीर जैसा आदमी। तो ये खबर जब हमने सुनी, बहुत बुरी खबर है हमारे लिए, बहुत सदमा पहुंचा हमारे लिए। तो मैं अब मेंबरान से गुजारिश करूंगा कि वो खड़े होकर 2 मिनट की खामोशी एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू द डिपार्टेड सोल Now, Janabi Javed Ahmad Rana Sahab, Honorable Minister. Sir, I rise to move that a sum not exceeding the aggregate amount mentioned in the demand number 21, 22, 23 and 30 be granted to government to defray the charges which will come in the course of payment during the year ending 31st March 2027 in respect of heads indicated in the list of business against each demand. ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की तरफ से मुतालबा जार नंबर 21, 22, 23 और 30 पेश हुए हैं। इस सिलसिले में जनाब अहमद तारिगामी एज यूजुअल, जनाब सुरजीत सिंह सलातिया, जनाब सजाद गनी लोन, जनाब बलवंत सिंह मनकोटिया, जनाब देवेंद्र कुमार मनियाल, जनाब शक्ति राज परिहार, जनाब रणबीर सिंह पठानिया, जनाब पवन कुमार गुप्ता, मीर मोहम्मद फयाज, जनाब सतीश कुमार शर्मा, शेख खुर्शीद, जनाब कुलदीप राज दुबे और जनाब युद्धवीर सेठी, जनाब वहीद रहमान परा, मिस देवयानी राणा, जनाब दर्शन कुमार, जनाब सुनील भारद्वाज, ठाकुर रणधीर सिंह, जनाब मोहनलाल भगत, जनाब सुरेंद्र कुमार, मिस शगुन परिहार, जनाब शबीर अहमद कुले, जनाब राजू कुमार और आगा सईद मुंतजर मेहदी की तरफ से कट मोशंस मौसूल हुई हैं, जिनको मैं वक्त बचाने के लिए मूड तस्वर करता हूं। उनकी फहरिस्तें आपको पहले ही फराहम की गई हैं। मुतालबा जार नंबर 21, 22, 23 और 30 नीज मुतल्लिका कट मोशंस ऐवान के सामने है। ऑनरेबल मिनिस्टर 4 बजे बहस का जवाब देंगे और वोटिंग
4:50 पर होगी। बहस में तो तकरीबन हर मेंबर हिस्सा लेना चाहता है, जो कि अमली तौर पर नामुमकिन है। लिहाजा पार्टी लीडर्स और विपक्ष से मेरी गुजारिश है कि वो पार्टी की तरफ से मखसूस मेंबरों को सिलेक्ट करें ताकि बहस मुनासिब ढंग से चल सके। लिस्टें तो मेरे पास आती हैं, मगर लिस्ट जो है बड़ी लंबी होती है, उनको अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप ज्यादा मेंबरों की तादाद भेजेंगे तो फिर जिनका नाम आप लिखेंगे वो भी अपनी बात ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो महदूद होता है। यहाँ पर टाइम तो हम बढ़ा नहीं सकते किसी भी सूरत में। तो मेहरबानी करके रीजनेबली आप अपनी लिस्ट को बनाए, जो पॉसिबल हो, जो प्रैक्टिकेबल हो, ताकि आप अपनी राय का इजहार कर सके। यहाँ पर अब मुताल्लिक़ बातें जार नंबर 21, 22, 23 और 30 नेल्स मुतालिका कट मोशंस पर बैक वक्त बहस होगी। तो बहस का आगाज जावेद हसन बेग साहब करेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये जो सोशल सेक्टर है और इसमें जो सोशल सेक्टर में सबसे अहम जो डिपार्टमेंट है वो पीएचई का होता है, ड्रिंकिंग वाटर, और इसकी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाती है जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मरकजी सतह पर पार्लियामेंट के अंदर एक स्टेटमेंट दी कि हर घर जल। तो मैं सबसे पहले इसकी वजाहत करना चाहता हूं कि इसका कंसेप्ट क्या था। जब से ये जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत आई है और अवामी हुकूमतों का सिलसिला 1947 से शुरू हुआ, अगर कोई ये कहे कि 1947 से आज तक लोगों को जो हुकूमतें रही हैं उनकी तरफ से सहूलियात मैसर नहीं हुई हैं, तो ये बात मुनासिब नहीं होगी। पहले भी पानी मिलता था, सिर्फ फर्क इतना था कि ये जो गांव या कस्बे के लोग थे या शहरों में बसने वाले लोग थे, इनको सोर्स के पास जाना पड़ता था। कहीं चश्मा है उसके पास जाना पड़ता है, कहीं कोई झरना है उसके पास जाना पड़ता है, कहीं दरिया है, कहीं नदी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये जमहूरी इर्तिका हुआ, इसमें कंसेप्ट डेवलप हुए कि हमने पानी की स्कीमें बनानी है, पानी को कलेक्ट करना है और एक गांव तक या एक कस्बे तक या एक शहर तक पहुंचाना है, जहां 40-40 घरों को एक एक पॉइंट हुआ करता था इब्तिदा में, और वहां से औरतें या मर्द ये पानी जमा करके घर पहुंचाते थे। पानी इस तरह पहरे भी मिलता था। लेकिन जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कह दिया, और मैं इसको अंडरलाइन करता हूं और इस पर मैं स्ट्रेस भी देता हूं, जब उन्होंने कहा हर घर जल, तो सिर्फ इतना नहीं कहा था हर घर जल। हर घर जल के साथ इसको कंप्लीट जब आप करते हैं तो ये कहा था हर घर नल। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुल्क के सबसे बड़े एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक स्टेटमेंट दे दे पार्लियामेंट के अंदर कि मैंने हर घर, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब लेट मी स्पीक, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आई एम स्पीकिंग, दिस इज माय टाइम, प्लीज लिसन टू मी सर। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, जो मुल्क की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, और मुल्क के सबसे बड़े हाउस में खड़े होके कह दें हर घर जल, और उसके पीछे सिर्फ ये खाली एक स्टेटमेंट नहीं थी, इसके पीछे हर रियासत को बल्क में फंडिंग भी मैसर हुई। उसके बाद जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस, ये जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, हमारा हक ये बनता है कि हम ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के सामने और गवर्नमेंट के सामने एक फैक्चुअल और एक ऑनेस्ट सी बात लेकर आए और इनको बताएं कि सर ये स्लोगन नहीं है, दिस इज ए कमिटमेंट एंड दैट टू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आप सर्वे करवा लें, आप सर्वे करवाएं और इम्पार्शियल सर्वे करवाएं। जरूरी नहीं है उसमें पॉलिटिशियंस हो, और यह भी जरूरी नहीं है कि उसमें ब्यूरोक्रेसी हो। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के जरिए आउटसोर्सिंग करके आप सर्वे कराएं, आपको यह मालूम हो जाएगा
कि जो ये बल्क में फंडिंग हुई है, पानी, ये नहीं है कि पानी में इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन जो ये एक कमिटमेंट थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की कि मैंने हर घर जल पहुंचाना है, और ये क्योंकि इसको कन्फाइन कर दिया गया रूरल बेल्ट तक, तो मैं ये समझता हूं अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो ये कमिटमेंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की पूरी नहीं हो सकी है। मैं आपको यह अर्ज करता हूं कि 55 लीटर्स ऑफ वाटर was supposed to be provided per person। उसका मतलब है 10 आदमी अगर किसी फैमिली के हैं रूरल एरिया में, आपने उसको 550 लीटर पानी उसके घर के नलके पर चला के देना है। और अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो सबसे ज्यादा जिस चीज पर हम लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज पर एक एमएलए के इंस्टीट्यूशन को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है वो दिस इज ड्रिंकिंग वाटर। हवा तो अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं, पानी पहुंचाना हमारा काम था, लेकिन इसमें हम टोटली मिजरेबली फेल हुए हैं। आप पानी दे रहे हैं, लेकिन पानी की माकूल फराहमी और उसको रेगुलेट करना और इंश्योर करना कि पानी की फराहमी में इंसाफ हो और लोगों को पानी मैसर हो, उसमें हम टोटली फेल हुए हैं। यह मेरा पहला नुक्ता है। दूसरा मेरा नुक्ता यह है कि मैं बारामूला कस्बे का एमएलए भी हूं। जो ये स्कीम है, इस स्कीम में आपने कस्बे और शहर इनको एक्सक्लूड कर दिया है। 1976 के बाद इस वक्त तक बारामूला कस्बे में कोई पानी की नई स्कीम इस तरह की नहीं आई है जो बारामूला के कस्बे के लोगों को साफ और शफाफ और माकूल पानी फराहम करे। जब मैं एमएलए बना इस पे पहली मर्तबा, उस बार भी मैंने इस हाउस में खड़ा होके ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की, और आज भी मैं ऐसे हाथ जोड़ के अहबाब इक़्तिदार के लोगों से ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो एमएलए का अदारा है, लोग हमें समझते हैं जैसे हमारे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, हम यहां बात करेंगे उस पर फैसला हो जाएगा, या हम खुद फैसला करने पर कादिर हैं। हमारे लोगों से दरखास्त है, जम्मू कश्मीर के लोगों से, कि हम गवर्नमेंट नहीं हैं, हम सियासी सतह पर लोगों के पास जाके वोट मांगते रहते हैं, और जब एमएलए इलेक्ट होके आते हैं तो गवर्नमेंट के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं कि ये वो इश्यूज हैं जिन पे आप हमारी जो ये जायज मांगे हैं इनको पूरा करें। तो मांगने के बगैर या रेकमेंड करने के बगैर या सजेस्ट करने के बगैर या एडवाइस के बगैर हमारा और कोई रोल नहीं होता। और लोग बाहर ये समझते हैं कि एमएलए साहब ने यहां बात की, उसका मामला हल हो गया। एमएलए बनने के बाद सबसे पहले काम मैंने यह किया कि मैंने ऑनरेबल पीएचई मिनिस्टर साहब के पास तकरीबन 5 या 6 बार गया हूं। इनको मैंने पूछ लें, मैंने इनको ऐसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि सर, बारामूला कस्बे के लोग इंसान हैं, उनकी मुझसे और इस अदारे से और इस गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर मैं उनको साफ और शफाफ पानी पीने का भी फराहम नहीं कर सकता, और ये इंस्टीट्यूशन भी नहीं कर सकता, और ये गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, तो उसके बाद ये जितनी जमहूरी एक्सरसाइज बारामूला के कस्बे के लोगों के लिए होती है, ये मीनिंगलेस है। मैं सिर्फ इस इदारे तक कन्फाइन नहीं रहा, मैं जो पीएचई के सबसे बड़े अफसर हैं उनकी खिदमत में 2 बार हाजिर हुआ। मैंने 2 बार बारामूला का केस इज्जत और विकार के सामने उनके सामने प्लीड किया। जब कोई एमएलए किसी इदारे के सामने खड़ा होता है, मैं इनको एक ही रिक्वेस्ट करता हूं ब्यूरोक्रेसी के लोगों को, कि जब हम आपके सामने खड़े होते हैं, ये अल्लाह का फैसला है। आपको ये सोचना चाहिए कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, ये भी अल्लाह का फैसला है। ये ना सोचा करें कि जब ये एमएलए का इंस्टीट्यूशन आपके दरवाजे पे आता है, आप ये ना सोचा करें कि इस इंस्टीट्यूशन की इफादियत नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी डिग्निटी नहीं है, इसकी इंटेग्रिटी नहीं है। हम लोगों के लिए खड़ा रहते हैं, आपको भी एहसास होना चाहिए। यू शुड फाइंड सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम। मैं बारामूला के लिए पानी ढूंढ रहा हूं, आपके रूल्स क्या कहते हैं, आपकी स्कीमें क्या कहती हैं, आप फंड्स कहां से लाएंगे, दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम। ये बुनियादी इंसानी हुकूक के साथ जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने ऑफिसर से जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और ऑनरेबल मिनिस्टर से, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट के मिनिस्टर हो, चाहे वो पीएचई के मिनिस्टर हो, कि बारामूला के
लोगों को साफ और शफाफ पानी फराहम करने आपकी जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है कि इस सिलसिले में बारामूला के लोगों का जो ये पीने का पानी उस पर जो हक है, वो जो मेरी रिक्वेस्ट है उस पर मुझे बारामूला के इन्हीं 4 सालों में आप मुझे बारामूला को पीने का साफ और शफाफ पानी देंगे। उसके बाद जो आपकी ये जल शक्ति की स्कीमें हैं, मैं आपको कहता हूं सर, ये चेयरमैन साहब ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का विजिट किया, मैं 10 मिनट के अंदर ही खत्म करूंगा। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी का विजिट किया, मैं आपको 10 मिनट टोटल 10 मिनट पार्टी ने दे दिया टोटल। हाँ। जितना आपने टाइम लिया उसके बाद जो बाकी रह गए वो ले ले और 10 कंप्लीट करें। मैं 10 मिनट मैं कंप्लीट करूंगा। मेरी अर्ज है सर, बारामूला टाउन दिलना इज विदाउट प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर स्कीम बनी हुई है, कुछ पैसे के लिए नॉन फंक्शनल है। उसके बाद आप चले जाएं सराकवारा और नौपुरा, टोटल विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। मैंने ऑनरेबल चेयरमैन साहब से बात की, इन्होंने डायरेक्शन भी वहां दे दी, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नहीं माना। जो उनकी स्कीम थी उसका पानी लेके चले गए आगे। सराकवारा और नौपुरा और मीरागुंड टोटल पानी के बगैर थे। वैनकुरा में पंप पानी नहीं है, वैनकुरा में पंप सैंक्शन करवाया, उसमें जावेद साहब ने भी इंटरवीन किया। पिछले, मैं आपको रिकॉर्डिंग आके सुनाऊंगा एक्सेंस के साथ जो मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, पिछले 6 महीने से मैं उनको रिक्वेस्ट नहीं, 9 महीने से मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूं, इसको टेंडरिंग करो। मैं उसमें जब सीएम साहब बात करेंगे तो इस बार जब जिगर खोलूंगा मैं, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करके बताऊंगा कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आपको मैं बताऊंगा हमारे साथ हो क्या रहा है। और अगर मेरी कोई स्टेटमेंट झूठी साबित हुई तो मैं आज आपके साथ एक बात यहां कह के जाता हूं, अगर आपने इस असेंबली के हाउस में मुझे देखा तो आप मुझे बेईमान समझना। एक एमएलए का अदारा इसलिए नहीं है सर कि मैं तनख्वाह निकालूं और मैं गाड़ी में चढ़ूं। कालेबन मेरा एक हल्का है, पहाड़ी इलाका है। जब मैं उस इलाके में जाता हूं मुझे शर्म महसूस होती है कि अभी भी उस पहाड़ी इलाके में लोगों की जो औरतें हैं उनके सर से मटका नहीं उतार सका हूं मैं। वैनकुरा, नादिहाल, जलशीरी, बांडीपाइन, मुकाम, खानपुरा, बारामूला, इट इज टाउन, प्रॉपर टाउन जहां सबसे बड़ी जियारत है। 8 साल हो गए स्कीम को, कनेक्शन देना है। कंट्रैक्टर के दरमियान और डिपार्टमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट है। दिस स्मॉल डिस्प्यूट इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड पिछले 10 साल से। और यह कहें कि मैंने कोशिश नहीं की, मैंने कोशिश की, लेकिन बताऊंगा जब आगे, अगर आपने मौका दिया तो बताऊंगा, वक्त कम है। मैंने वैनकुरा का किया क्योंकि वहां उनको डायरेक्शन आ गई चूंकि ये एमएलए इसमें इंटरवीन कर रहा है, ये नहीं बनना चाहिए। और उनका चला जिनकी मैंने जमानत जब्त कर दी, और मेरा नहीं चला जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूं। दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज बीइंग यूज्ड एंड प्लेड। एंड अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस अगर पॉलिटिक्स करें तो मैं उनके डील करूंगा। मैं क्या करूंगा जब पॉलिटिक्स में ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व हो जाए, क्या करूंगा मैं? इरिगेशन स्कीम, मैंने परसों भी प्री बजट में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि इरिगेशन याद पड़ता है डिपार्टमेंट को जब इरिगेशन पीक पे होता है। मेरी शहरी इरिगेशन लिफ्ट स्कीम और जल शहरी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, सर न सिविल वर्क्स न मैकेनिकल पंप्स, पूरा पिछला 1 साल में एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, और सब मैं आपको दिखाऊंगा। 1-1.5 करोड़ रुपया होगा और सैकड़ों कुनाल लोगों की जमीन सैराब हो जाएगी। वो क्या चाहते हैं? वो आपसे नौकरी नहीं मांग रहे, वो आपसे रिजल्ट नहीं मांग रहे, वो सिर्फ ये कहते हैं कि आपकी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है, इसको ठीक करें। अभी तक उसमें कोई पेशरफ नहीं हुई। लैंड कंपनसेशन, डिपार्टमेंट ने डिस्ट्रिक्ट में 5,457 लोगों से लैंड ली। 2,397 लोगों की जमीन का आपने मुआवजा दिया। उनके साथ जब आप लैंड लेते हैं, देखें सर, गवर्नमेंट इज इन कंटिन्यूटी। गवर्नमेंट जो है ये कंटिन्यूटी है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये मेरे मतलब सीनियर हैं, ये ना सोचें कि मैं इस गवर्नमेंट को बात कर रहा हूं। ये एक दरिया है, ये एक दरिया है, जो ये संभालेगा उसने इसको टोटल में लेना है, इसके फ्लॉज के समेत लेना है। लिहाजा मैं उसी पे बात कर रहा हूं।
5,457 कुनाल आपने लोगों से जमीनें ली हैं। उनको ये कमिटमेंट किया आपने कि हम आपको जॉब देंगे, क्योंकि आपको टैंकी बनानी थी, आपको बाकी काम करने थे। इसमें से 2,397 आपने दे दिया मुआवजा। इस वक्त भी 3,060 कुनाल जमीन ऐसी है जिसका मुआवजा अभी तक पे नहीं किया। और किन लोगों को पे नहीं किया आप सर्वे करवाएं। किसी के पास अगर 2 कुनाल जमीन थी, नौकरी के लालच में उसने 1 कुनाल इनको दे दी, उसका टोटल सरमाया था वही जमीन। गॉड हैज स्टॉप क्रिएटिंग द लैंड। ये वो ला नहीं सकता। आप अगर पैसा नहीं दे सकते तो किसी गरीब को धोखे में उसकी जमीन क्यों लेते हैं? ये इतना बड़ा धोखा और अपने लोगों के साथ क्यों होता है? मेरे बारामूला में 104 ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमीन दी है सर, जिस 125 कनाल जमीन, उनका मेरे अंदाजे में उनके पांव का चमड़ा उतर गया है। पिछले 20 साल से वो चल रहे हैं, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक्जन से एससी साहब से तहसीलदार साहब, वहां से नायब तहसीलदार, वहां से पटवारी, वहां से डीसी साहब का दफ्तर। कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो पीएचई के मामलात हैं, लैंड कंपनसेशन के मामलात हैं, पानी में जो ये डेली वेजर्स हैं, इनके मामलात हैं, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूं इनको देखें। उसके बाद में मुख्तसर 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा, मैं टाइम देख रहा हूं, 2 मिनट रह गए। हमारा फॉरेस्ट है सर, फॉरेस्ट में बहुत लकड़ी जंगल के अंदर पड़ी हुई है। मैंने क्वेश्चन लाया, पूरी डिटेल्स मैंने मांगी, मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के टेबल पे रख दूंगा। इसको एक्सट्रैक्ट करना है वहां से, इसको आपने हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट करना है। पहले आपने एक मेहरबानी यह करनी है कि जो आपने जंगलात को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, आपने, मतलब गवर्नमेंट ने, नॉट यू, गवर्नमेंट ने, कि ये ना सोचे कि अब मैंने कब किया, गवर्नमेंट ने इसको एसएफसी अलग कर दिया, फॉरेस्ट को अलग कर दिया। उसके बाद जरा आप देखें, जब से ये फैसला हुआ है उसके बाद ये सिर्फ डिटेल्स मंगवाएं, उससे पहले किस तरह से टिम्बर अवेलेबल होती थी और आज जो पिछले 10 साल हैं 2014 के बाद जो लोगों को टिम्बर है वो किस तरह से अवेलेबल हो रही है। जिन लोगों ने अपने बनाए हुए हैं सर ये सैंक्शंस, उनको लकड़ी नहीं मिल रही है। सुबह शाम दिन को एमएलए साहब लिकर नहाशन की, एमएलए साहब लकड़ी नहीं है, एमएलए साहब लकड़ी नहीं है, लकड़ी जंगल में पड़ी है, एक्सट्रैक्ट करवाएं, जो जायज हक है, जिसका जायज हक है उस तक उस लकड़ी को पहुंचाएं। उसके बाद एक रिक्वेस्ट करता हूं सर, मेरे साथ एक कमिटमेंट हुई, उसका जिक्र भी हुआ लास्ट ईयर कि आजादगंज बारामूला में सिटी फॉरेस्ट बनेगा। वहां मीटिंग भी हो गई। सिटी फॉरेस्ट के लिए मेरे साथ कंजर्वेटर वगैरह उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा ये सैंक्शन भी हो गया। आज 1 साल हो गया, मेरा वो सिटी फॉरेस्ट गायब हो गया। मैंने 10 लाख रुपया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट फंड में से दिया फॉरेस्टेशन के लिए कि ये जो बारामूला टाउन है इसमें फॉरेस्टेशन करें। 8 महीने हो गए सर, 10 लाख रुपया दिया है मैंने अपने सीडीएफ में से डिपार्टमेंट को, इस वक्त तक 10 पैसे उसमें से खर्च नहीं हो गए। मैं ये कहता हूं कि मुझे हैरत होती है, अगर हम एक एनालिसिस करें, जितनी सैलरीज विड्रॉ हुई हैं डिपार्टमेंट की उतना काम नहीं हुआ है जमीनी सतह पे। उस पर बात करेंगे, आगे तफसील से बात करेंगे। इसी तरह मैं आगे चलता हूं, ये जो हमारे ट्राइबल्स हैं, क्योंकि ट्राइबल मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, ट्राइबल मिनिस्ट्री में इनकी मेहरबानी से, इनकी इंटरवेंशन से वहां पहाड़ी हॉस्टल, गुजर हॉस्टल जो है वो जल गए। सिर्फ आप जरा इतनी सी डायरेक्शन दे दें, रिकॉर्ड मंगवा लें, पैसा कब गया है उनको रेनोवेट करने के लिए, और क्या अभी तक टेंडर और अलॉटमेंट हुई है, सिर्फ मालूम करवा लें। और दूसरी सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिस तरह आपका हुक्म हम पे चलता है इस तरह आप कुछ मामलात में अपनी अथॉरिटी इस हाउस से बाहर भी एग्जर्ट करें। आप मांगे इनसे इंफॉर्मेशन कि जब आपके पास फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, व्हाट इज द रीजन दैट फंडेड प्रोजेक्ट्स हैव नॉट बीन टेंडर्ड एंड एग्जीक्यूटेड। The projects which are funded, fully funded, and administrative approval has been accorded by the government, and still they are pending and waiting to be tendered. कब उसका पैसा खर्च होगा? तो ये जो ST1 है और ST2 है, या दूसरे गरीब पसमानदा लोग हैं, बकरवाल भी इसमें शामिल हो जाते हैं। पहाड़ी इलाकों में जब इनको फायदा होता है, जो हमारी वहां पे कश्मीरी स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनको भी उसका फायदा हो जाता है, क्यों वो भी रहते हैं।
जो ST2 है, इस वक्त तक ऑन पेपर जो उनको बेनिफिट्स मिले हैं वो सर्टिफिकेट की हद तक है। नौकरियां कौन सी इतनी लग गई कि वो लग गई। जो उनको बाकी बेनिफिट्स मिलने थे ST2 को, जिस तरह हमारी ST1 बरादरी को है, वो नहीं मिल रहे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं गवर्नमेंट से कि आप मेहरबानी करके इन इश्यूज को देखें, तहकीकात करें, और जो जहां पर आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी है वहां आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। मैं आपका ऑनरेबल मिनिस्टर का और सब मेंबरान का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया। अच्छा, बहुत मुझे बहुत शुक्रिया। एक बात तशरीफ रखिए, ये जो आप कहते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स में फंड्स भी रिलीज हो गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी दी गई है, टेंडर करने थे, सुनिए, टेंडर करने थे, टेंडर नहीं हुए। कैन यू गिव मी ए लिस्ट ऑफ दोस? मैं तो पूरी लिस्ट ही दे दूंगा आप। तशरीफ। ओके सर। चलो नजीर अहमद गुलेरी साहब। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आज PHE, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट और ट्राइबल अफेयर्स के ग्रांट्स यहाँ पेश किए गए हैं। क्योंकि टाइम की कमी है, हर एक मेंबर ने बोलना है तो एहतियात करें टाइम। फिर यहाँ साहब पर इस वक्त हो आपका जाता टाइम है। था, मगर इनको चूंकि ये कहते हैं कि कमरेली आखुन साहब की मायत जो है वो हॉस्टल में है, ये वहां जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने इनको टाइम दे दिया। उसके बाद आप बोलेंगे। अगर आप बोलना चाहते हैं तो फिर नहीं, इसलिए एक ऑपरेट करेंगे कोई। जहां तक PHE का सवाल है सर, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल महकमे के ताल्लुक है, काफी स्कीमें आती हैं, ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज मैं ऑनरेबल मिनिस्टर आपको बताना चाहता हूं, जब आप सोर्स ढूंढते हो पानी का, जब आप एक सोर्स को आइडेंटिफाई करते हो, आप लोकल लोगों को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हो कि भाई पानी अगर इस सोर्स से हम उठाएं, ये कितने साल तक चलेगा, क्या कितने साल से ये पानी यहां पर मौजूद है, और इसको अगर हम टेप करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे तो कितने साल तक। क्या करते हैं इंजीनियर साहिबान, खुद जाते हैं जहां पर मर्जी हो वहां पर वो स्कीम को बनाते हैं, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पानी चलता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। मेरी गुजारिश होगी कि आप अपने महकमे को ये बताइए कि जब भी आपको वाटर टैपिंग करनी हो, कहीं पर रिजर्वायर बनाना हो, तो लोकल लोगों की उसमें हम आपको क्या देंगे दोष। आप तो 1 साल से इस महकमे का हेड कर रहे हैं, ये तो बहुत, आप यकीन नहीं करेंगे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, मैंने आपके इस सेक्रेटरी साहब को भी भेजा था एक बार एक वीडियो बना के। हम जो पानी गुरेज में खाते हैं, प्रॉपर गुरेज में, मतलब हमने नाले से टेप किया, पानी उठाया और पानी दे दिया, उसके बाद जो ही बारिश का खतरा आ जाता है, पूरी मिट्टी इतनी भर जाती है। मैंने आपको भी दिखाया, मैंने आपको भी भेजा था वो एक वीडियो बना के। मैंने गुजारिश की थी आपसे, मैं तमहीद में नहीं जाऊंगा, कि 1-2 और हेड टैंक बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप गुरेज में टूरिज्म आया है, हमने जैसा पानी खाना है खाया, आज तक जैसा खाते आए हैं। आपने मुझे वादा किया था कि मैं ओवरहेड 2 टैंक बनाऊंगा दावर और खंडियाल में, सो दैट कि वहां के लोग भी साफ पानी पी सके। साथ साथ जहां तक आपने कहा है फिल्ट्रेशन प्लांटों की, जहां तक बात है, इसी हाउस में मुझे याद है सर, एक बार बात हुई कि जहां पर अनफिल्टर्ड पानी दे रहे हैं, नालों से दे रहे हैं, आप किस चीज की फीस ले रहे हो मुझसे? और यहां पर ऐलान किया उन दिनों के मिनिस्टर ने, यहां पर हम अनफिल्टर्ड पानी दे रहे हैं, ना जी नालों से उठा के सीधा पाइप डाल के पानी दे रहे, उनसे कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी। क्या वजह है? आप गुरेज में सर्वे कराइए, आप देख लीजिएगा कि 80% आबादी जो है वो नालों से पानी पीती है, जहां पर टेप लगाया गया, पाइप लगाई गई और उसको टेप करके पानी दिया जाता है, और आप उनसे फीस चार्ज करते हैं सर। दिलेल में मेरी कहीं बस्तियां हैं जो अभी पानी के लिए, जहां पानी की सप्लाई अभी नहीं मिल रही है, वो अभी भी चश्मों से पानी खाते हैं या नदी नालों से जाके वहीं पानी पीते हैं। ये कुछ स्कीमें हैं, जैसे जुन्नार डट एक मेरा इलाका है,
आप यकीन नहीं करेंगे, उनको खोद के पानी निकालना पड़ता है। वो हर महीने उस जो थोड़ा सा जहाँ से पानी निकलता है उसकी खुदाई करते हैं। अगर एक स्कीम इस पे आप बनाएंगे, लिफ्ट जो स्कीम है, क्योंकि वहाँ पानी है नहीं मौजूद, नीचे नाला है, नाला से अगर टेप करके आप उस पानी को ले जाएंगे तो जहाँ तक ताल्लुक है सर, एक और स्कीम है, नुआपोरा स्कीम है, नुआपोरा, वहां पर अगर वो उस स्कीम को आप चालू करोगे तकरीबन 4000 से 5000 नफूस को पानी मिलेगा। सबसे ज्यादा सर इरिगेशन का मसला है हमारे एरिया में। मैंने कुछ स्कीमें दे दी थी आपको, आपके वो प्रोजेक्ट बना के, आपने डीपीआर बना के आपके पास वो मौजूद है, उस पर आप देख लेंगे कि किसी तरीके से, क्योंकि गुरेज होल ट्राइबल एरिया, और आप एक साइड से कहते हैं हम 60% जो पैसा है वो ट्राइबल्स पे खर्चाते हैं, और दूसरी तरफ से अगर उनको आप अगर 100 स्कीमें रियासत में देते हैं, उनको उनके हक में एक भी स्कीम नहीं आती है, तो ये नाइंसाफी है वहाँ के लोगों के साथ। जो मैं इरिगेशन की बात करूँगा, जुन्नाल एक स्कीम है हमारी, वानपोरा एक स्कीम है, बख्तौर में है, अछूरा में एक हमारी अछूरा में लिफ्ट उन दिनों बनाया था, पानी लाया था, उससे दो चीजें उन्होंने पैदा की थी। एक तो इरिगेशन भी देते थे और बिजली भी दे देते। ये 50 kV के 100 kV का वहाँ, उसको अगर रिवाइव करोगे उस गांव को, एक तो बिजली भी आ जाएगी 24 घंटा, और वहाँ उनका इरिगेशन सिस्टम भी ठीक हो जाएगा। मैं पिछले कई महीनों से गुजारिश कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, मैंने पैसा भी दे दिया। लिफ्ट इरिगेशन हमारा मरकुट एक स्कीम है, मैंने पैसा दे दिया उसमें, लेकिन आपके सीनियर पैसे दिया सर नहीं, मतलब यूटी कैपेक्स में हमने रखा 30 लाख रुपया रखा। आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने वो मशीन खरीदी थी, पंप खरीदना था, उसने पंप नहीं खरीदा अभी तक, हमको विड्रॉ करना पड़ा अभी पैसा, क्योंकि वो लेपस हो रहा था। एक महीने में क्या वो उसको खर्च करता, तो थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है सर। ये कुछ स्कीम मैंने आपको बताई, अछूरा है, मरकूट है, गुंडगुल शेख है, बंगलेंदर है, दावर है, दावर मस्तन एक आप अगर लिफ्ट स्कीम अगर रखेंगे, हजारों कुनाल जमीन जो है वो वहाँ ये हो जाएगी। हुसनगाम है। इसी तरीके से सर फ्लड कंट्रोल, पूरा गुरेज जो है सर वो दरिया कृष्णगंगा के पे बसा हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, आप वो सुकड़ के मतलब इन्होंने खुद भी देखा है, बस्ती की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि वो कटाव हर साल कटाव हो रहा है। आपके पास एक हमारा प्रोजेक्ट आया है कृष्णगंगा पे, वो लगाने के लिए, क्या कहते हैं उसको, बांध लगाने के लिए, जहां जहां वहां कटाव होता है, अगर आप उसकी मंजूरी दे देंगे, नाबार्ड में आप वो भेजा है आपको, तो उससे वहां के लोगों को काफी फायदा होगा। सर मैं ट्राइबल अफेयर्स की बात करूंगा। जहां तक ट्राइबल अफेयर्स का ताल्लुक है, गुरेज पूरा ट्राइबल आता है सर, मतलब 100% ट्राइबल एरिया है। ट्राइबल में फंड्स आते हैं, स्कीम्स आती है, लोगों को पता नहीं है। मेरी गुजारिश होगी कि आप वहां कैंपस कराइए। मैं आपका मशकूर हूं, और आपके सेक्रेटरी की का लास्ट ईयर आपने पूरे मुल्क का जो है नेशनल लेवल पे एक फेस्टिवल वहां किया, उससे इतना बढ़ावा मिला वहां के टूरिज्म को, वहां के लोकल कल्चर को लोगों ने देखा। आप भी आए थे, ऑनरेबल सीएम साहब भी आए थे, गवर्नर साहब ने यहाँ से उसमें ये किया। मैं उसके लिए आपको मुबारकबादी देना चाहता हूँ, और आपके ट्राइबल डिपार्टमेंट को मुबारकबादी देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस साल भी अगर आप उसमें थोड़ा सा करें। और दूसरी बात जो है, आपने ट्राइबल के जरिए आप वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और टूरिज्म में क्या है, आप लोकल लॉग हट्स हैं वहाँ, लोकल लोगों के पास आप अगर 2-2 कमरों के लिए उनको सहायता दे दे, कुछ पैसा दे दे, तो वो अपने कमरों को बनाएंगे और रोजगार का वो हो जाएगा वहाँ। हमारे बच्चे सर, मैं लास्ट बस में मैं खत्म कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आज तकरीर नहीं की। मैंने कहा क्योंकि सबको करना पड़ता है, फिर यहाँ लड़ाइयाँ चलती है आपस में कि मुझे बोलने नहीं दिया जाए, थोड़ा थोड़ा सब बोले तो ठीक है। लास्टली मैं ये कहूँगा, आपने हॉस्टल्स बनाए, गुरेज के लिए कोई हॉस्टल श्रीनगर में नहीं है। और क्या होता है, वहाँ के बच्चे जो श्रीनगर में आके पढ़ना चाहते हैं, उनके
वालिदीन के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो हॉस्टलों पर खर्च करे। मेरी गुजारिश होगी, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, एक गर्ल्स हॉस्टल और एक बॉयज हॉस्टल श्रीनगर में गुरेज के ट्राइबल्स के लिए भी होना चाहिए। जहां तक जंगलात का ताल्लुक है, जंगलात महकमा, एक मिनट, जंगलात महकमा बड़ा अहम महकमा है, हमारे लिए बड़ा एक अहम महकमा है, क्योंकि गुरेज में हम जंगलात पे डिपेंड है। आपने कहा था हम इनको जमीनें देंगे, जो जमीनों का हक रखते हैं, राइट ऑफ लैंड, ऑफ जो ट्राइबल फॉरेस्ट लैंड, अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ सर। अभी भी लोग आपके फॉरेस्ट वाले तंग करते हैं, कभी वो बूटी ऊपर चढ़ाते हैं, कभी नीचे उतारते हैं, नाम का तो दूसरी ही बात है, नाम तो होना ही नहीं है। आप वहां पर कश्मीर नोटिस के हिसाब से लकड़ी दे, क्यों? हमारे पास डिपो नहीं है, हमारे पास सॉ मिल्स नहीं है सर। वहां अगर लकड़ी का फुट यहां पड़ जाता है सर 700 में, वहां 900 में पड़ता है, क्योंकि वहां आरे से चिराई करते हैं, तो इतनी चिराई महंगी हो जाती है। मैं कह रहा हूं अगर एक छोटी सी मशीन अगर आप अपने डिपार्टमेंट के अंडर लगाए, लोगों को मत दे, प्राइवेट में मत दे कि प्राइवेट चलाएगा तो वो फिर उससे वहां के लोगों को आराम मिलेगा, क्योंकि अब वो जमाना चला गया। तो वो आरी कश कहते थे हम, जो काम करते थे, तो एक मशीन वहां लगाई, एक सा मशीन छोटी सी, जिससे वहां के लोगों को फायदा हो। और ये कश्मीर नोटिस जो है, इसको भरपूर तरीके से वहां पर आपके डेली वेजर से, कैजुअल लेबर से, आपके केट में कुछ कैजुअल लेबर हैं, उनको जब आप परमानेंट करोगे उनको भी, उनका भी नाम उसमें डाल लेना जब ये रेगुलराइजेशन का सिस्टम शुरू होगा। आपके जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ में कुछ लोग काम करते हैं बेचारे, 3 महीने में कोई 1000, 2000, 4000 रुपया लेते हैं, ये तो नाइंसाफी है ना। आपके वो वॉचर्स हैं, जो फायर वॉचर्स, आपको जंगल में आग लगती है तो उनको लेके जाते हैं वो उसको बुझाने के लिए, लेकिन उनकी तनख्वाहें कहीं नहीं है, उनको रेगुलराइजेशन में उनको भी लाने की जरूरत है। सर मैं बस एंड करूंगा, मैं खत्म करूंगा। मैंने 5 मिनट ही बोला सर अभी। नहीं कहा 5 मिनट, कितने मिनट ना? तो मेरी गुजारिश होगी, इन बातों का, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, मैं नहीं कहूंगा आपके डिपार्टमेंट्स काम नहीं करते हैं, चाहे आप जितने भी आपके नीचे हैं। हाँ, ये पिछले 5 साल 7 साल में दरहम बरहम हुआ, उसको ठीक करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि फॉरेस्ट की तरफ आपको ज्यादातर, और गुरेज में जो लैंड है, फॉरेस्ट राइट जो आया है कि लैंड उनको उनके नाम से, क्योंकि गुरेज मेरा पूरा या तो सर फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट की लैंड पे है, नहीं तो गवर्नमेंट लैंड पे है। वहां तो है ही नहीं लैंड लोकल, जहां लैंड, जरा यार बोले ना आप, जहां लैंड है वहां अवलांच आते हैं विंटर में, और फिर कहाँ है वो, उन्हीं जगहों पे है, उन्हीं जगहों पे उन्होंने बस्ती की है, जमीनें जोती है वगैरह है। अब फॉरेस्ट वाले उनको तंग करते हैं, तो मेरी गुजारिश होगी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, और इस एक्ट को नाफिज करने की, अगर आपके होते हुए, क्योंकि बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम ट्राइबल एरिया, यू आर योरसेल्फ ए ट्राइबल पर्सन, तो हम ये, अगर किसी और के पास महकमा होता, हम सोचते कि आपको इस पे पेन लेना चाहिए, और हम लोग आपको याद रखेंगे अगर आप। श्यामलाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपने मुझे डिमांड नंबर 21, 22, 23 और 30 पे बोलने का मौका दिया। ज्यादा समय नहीं लेता हुआ। हाँ, आपकी पार्टी ने आपको 8 मिनट रखे हैं। जी, मैं उसी के बीच कंक्लूड करूंगा, कोशिश करूंगा मैं। तो जल और बाजू, मैं सबसे पहले डिमांड नंबर 21 जो है, ये फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट पे है। मेरी सुजेशन ही होगी, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मुझे खुशी होती है, हमारे साथी हैं, जब भी इनको ऑड आवर्स में भी कॉल अगर जाती है तो ये रिस्पांस करते हैं और उसका नोटिस लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। जो इनकी लिमिट बनती है, हाँ, हो सकता है कि कुछ दिक्कतें इनको हैं, वो हमें भी एहसास है, सरकार में रहे हैं, और यहाँ जो निज़ाम है वो धर्म भरम हुआ है। गवर्नमेंट की डेफिनेशन जहां चेंज हो गई है, और वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और इनकी मुश्किलातें हैं उसका भी मुझे एहसास है। मैं फॉरेस्ट में यही कहूंगा कि ये सबसे बड़ा सरमाया था हमारी स्टेट का। हमारी इकॉनमी इस पे डिपेंड करती थी।
हमारी वेल्थ थी ये, लेकिन आज डिफॉरेस्टिंग जो है उससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस भी हो रहा है। और हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी स्कीम्स आती हैं, कैंपा आती है, दूसरी आती है, जमीनी सतह पे वो कितनी परकुलेट होती है, तो उस पे जरा ध्यान देने की जरूरत है। हमने अपने समय में जब मेरे पास हार्टिकल्चर और फ्लोरिकल्चर भी था तो एक नोट मूव किया था, हालांकि वो थ्रू नहीं हुआ था। मैं आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि जो फुट हिल्स हैं हमारी, वहां हमारी बैरन लैंड पड़ी हुई है, और मुझे जो जानकारी है 2 लाख कनाल हेक्टर से ज्यादा है बैरन लैंड हमारे शिवालिक रेंज में है। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहूंगा कि हमारे पास लैंडलेस लोग भी हैं, जैसा अदर स्टेट्स में कास्ट क्रीड से ऊपर उठ के उनको पट्टे पे लीज पे दी जाए, और वहां पे सीट्रस जो फ्रूट है हमारा वो लगाया जाए। एक तो उससे साइल इरोजन रुकेगा, और दूसरा हमारी जो डिफॉरेस्टिंग है, और एक कन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है ह्यूमन लाइफ में और वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि हमारे जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बीच, वो शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो मेरी ये सजेशन है ऑनरेबल मिनिस्टर को, मैं लिख के भी भेज दूंगा। दूसरी डिमांड उनकी 22 नंबर जो है वो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की है। बड़ा वाइटल और कंसर्न का एरिया है। हमारे शिवालिक रेंज में फ्लैश फ्लड आते हैं और उनका करंट बहुत ज्यादा होता है, और 2 बड़ी नदियां हैं, चनाब और हमारी तभी जम्मू। इसी के साथ मुझे लगता है कि 22 से ज्यादा बड़े नाला हैं और बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उसके लिए कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनना चाहिए। हमें पानी आता है, चला जाता है, और पाकिस्तान में चला जाता है, नुकसान भी होता है। तो हमें चेक डैम बनाने चाहिए, जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्री में जो पानी है उनको इकट्ठा किया जाता है, उससे पीने का पानी भी हमें मुहैया हो सकता है। अगर हम महाराष्ट्र को ही देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम पानी जो है वो रेनफेड वाटर को कलेक्ट करके और उसको फिर प्यूरिफाई करके फिल्ट्रेशन प्लांट में लाके वो दिया जाता है। ये एरिया नेग्लेक्टेड रहे हैं। यहां जो भी सक्सेसिव सरकार रही, कोशिश की उन्होंने, मेरे फाजिल दोस्त ने यहां कहा है कि पीने का पानी, मेरे प्राइम मिनिस्टर का, मैं जब जल शक्ति पे आता हूं उस पर बात करूंगा, तो मेरी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश होगी कि इरिगेशन की हमारी 3 ही बड़ी कनाल हैं। लाल कनाल कश्मीर में है, और 2 कनाल प्रताप और रणबीर जहां पे हैं, और उनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। इस समय आपका सीजन डीसिल्टिंग का है, थोड़ी आप मॉनिटरिंग अपनी को बढ़ाइएगा, हम लोगों का भी सहयोग हम आपको करेंगे, सो दैट जो भी डीसिल्टिंग हो वो प्रॉपर हो। और इस पे मुझे लगता है, और इरिगेशन को ऑप्टिमम यूज बनाने के लिए ड्रिप इरिगेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को, और हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर को उनकी स्कीम्स हैं, कन्वर्जन करके। तो मुझे लगता है कि पानी का ऑप्टिमम यूज करेंगे हम, उससे हमारी प्रोडक्शन भी 30 से 35% जो फ्लड वाटरिंग से हमारी प्रोडक्शन होती है। ब्यूरोक्रेट भी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको भी गुजारिश करूंगा कि वी ऑल पीपल्स आर गेटिंग सैलरी, और सेवा के लिए है, हम हाकिम नहीं बने। बुरा नहीं माने मेरा, थोड़ी सी काम करने का तरीका बदल गया है। हम नहीं चाहते हैं कि एक कन्फ्लिक्ट जोन बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और टॉप ऑफ द हायरार्की या ब्यूरोक्रेट या टेक्नोक्रेट के बीच बने। देयर इज ए प्रोविजन, सो मेनी प्रोविजन वी कैन, बट हम सोचते पब्लिक से चुने हुए लोग आए हुए हैं, इसलिए वो अपना काम करने का तरीका भी जरा बदलें। नहीं तो बदलने को ये हाउस, मुझे लगता है कि प्रोविजन है हमारे पास। जल शक्ति आ गया तो मेरे फाजिल दोस्त ने यहां कहा, मैं उनके दिल की वेदना को महसूस कर रहा था। वो कमिटमेंट थी मेरे प्राइम मिनिस्टर की, उसको सबोटाइज किया गया, और उस समय तो यहां इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। मैं वर्ड सबोटाइज कर रहा हूं।
इज अकाउंटेबल, हु इज आंसरेबल फॉर दैट? आपने यहां एक हाउस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, हमने उस समय भी कहा था कि इससे जल्दी आउटकम नहीं आने वाला, उल्टा हम उन लोगों को हैंडल दे देंगे जो काम करना चाहते नहीं है यहां, क्योंकि उनको दर्द नहीं है यहां के लोगों के साथ, नहीं है दर्द उनको। ये मेरा तजर्बा बोलता है। और हमें यह भी पता है वो काबिल कितने हैं, कितने इंटेलिजेंट है, कितने कॉम्पिटेंट है। लेकिन पता नहीं कमेटी की, मैं आपसे जानना चाहूंगा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि उस कमेटी की रिपोर्ट से क्या बना। और जल शक्ति जो है, नल से जल की कमिटमेंट संकल्प था मेरे प्राइम मिनिस्टर का। अब मैं उन पे दोष दूं कि राणा साहब ने कुछ नहीं किया। इनसे पहले जो राणा बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया? मैं उन चीजों में नहीं जाना चाहता, आंकड़े बोलते हैं, तस्वीर सामने नजर आती है। ड्रेस कोड से आदमी की पर्सनालिटी की पहचान नहीं होती, उसके काम से होनी चाहिए और काम खुद बोलना चाहिए। तो जल शक्ति को मैं ऑनरेबल मिनिस्टर आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टाइट हो गई है और मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है। अब कमेटी क्या निकालती है, बहुत ही फाजिल दोस्त हैं हमारे, पर इतना समय नहीं लगना चाहिए था। फिर तो वही हो गया, पॉलिटिकल सेटअप में और दूसरी हायरार्की में क्या फर्क हुआ? वी आर अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल, बट वो समझते हैं वी आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, दे आर अकाउंटेबल टू द अस। हमने उनको अकाउंटेबल बनाना है। दो चार को अकाउंटेबल बनाओगे तो एक प्रेसिडेंट्स लाउड एंड क्लियर मैसेज जाएगा कि यस वी आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जल शक्ति को मैं इतना ही कहूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब कि जो 80% से ऊपर स्कीम्स हैं, हमने चीफ मिनिस्टर साहब को भी गुजारिश की थी कि आप यहां से उनको जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम भी होके आए, इस पे दे आर नॉट हैप्पी। जिस तरह का यहां काम हुआ है, जहां हुआ है वो उससे खुश नहीं है। 13,000 करोड़ रुपए का ईयर मार्क, 9,200 करोड़ से ऊपर का आप काम भी कर देते हैं। और मुझे ये बताएं कि स्कीमें कितनी यहां पे हैं। ऑनरेबल मिनिस्टर साहब फिगर देंगे, मैं उनके साथ कंटेस्ट नहीं करूंगा कि उन्होंने डॉक्यूमेंट जो दिया है सरकारी अफसरों ने बना के वही पढ़ना है, ऐसा नहीं होता है। तो मेरी गुजारिश होगी कि जमीनी हकाइक को देखें। मेरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में 282 स्कीम है, मुझे 15 स्कीमें फंक्शनल बता दें आउट ऑफ 282। क्यों जाना है हमारे ऑनरेबल चेयरमैन को बाहर? यहां ही डिस्ट्रिक्ट जम्मू, 2 ही डिस्ट्रिक्ट ले लो, सबसे इजी जोन है ना, ले लो दोनों, फिर देख लो। और हम लेते हैं तो ऑफिसर एंड ऑफिशियल वो पर्सनलाइज कर लेते हैं। हमारे एसीआर किसी ने नहीं लिखने, हमारे एसीआर लोगों ने लिखने हैं, और जिस दिन हम लिखने पे आए उस दिन मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी एक एरिया है बहुत नेग्लेक्टेड एरिया, टाइम टू टाइम जो भी सक्सेसिव गवर्नमेंट रही उनके टाइम की डेली वेजर, डेली डेटेड नीड बेसिस, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब, इनको अब और मुझे लगता है ये इनका सब्र का पैमाना भर गया है। और पिछले साल आपने उनके साथ कमिटमेंट भी की थी कि रेगुलाइज तो हम फेस मैनर में करेंगे, लेकिन हम उनको जो पेंडिंग वेजेस हैं वो देंगे। पता नहीं मेरे दोस्त ने उस समय बुरा माना होगा, मैंने तीसरे दिन इनकी बात को काटा था, मैं नहीं दे सकते, क्योंकि 400 करोड़ से ज्यादा पैसा उनकी पेंडिंग वेजेस हैं।
लेकिन गवर्नमेंट जब कमिटमेंट करे तो कमिटमेंट फुलफिल होनी चाहिए। एक ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है पब्लिक डोमेन में, वो नहीं बढ़ना चाहिए। वो अतवार हमसे उठ रहा है, तो इसलिए मेरी पुरजोर अपनी पार्टी की तरफ से भी और मेरी, क्योंकि उस पर काम भी हुआ है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। उस समय 61,000 थे, आज मुझे लगता है 25-30, और इनका डिपार्टमेंट में उसमें 23,711 थे। 16,000 पीएचई में थे, 7500 उसमें थे। मुझे आज भी फिगर ज्यादा और रिकॉर्ड भी मेरे पास है। और वही लोग काम करते हैं, और इससे ज्यादा इनके डिपार्टमेंट के लोग रिटायर्ड हो गए। आज आपकी 10,000 स्कीम है, एक स्कीम पे 10 आदमी लगाइएगा, आपको 1 लाख मैन पावर की जरूरत है आदरणीय मंत्री जी। और नई स्कीमें किससे चलाओगे? ना तो यहां लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुई, ना पंचायतों के चुनाव हुए, ना लोकल बॉडीज के, तो मैन पावर कहां से लाओगे? स्कीम तैयार भी हो जाएगी तो मैन पावर आप कहां से लाएंगे? तो इनको रेगुलाइज करो, यही लोग काम कर रहे हैं। आप अपने डिपार्टमेंट में पीडीडी वाले, ये वाले देख लेना, आपको परमानेंट मुलाजिम नजर ही नहीं आएगा सर। सर अब डिप्राइव्ड एरिया, और मुझे खुशी है कि हमारे छोटे भाई और माननीय मंत्री जी उसी कबीले से वास्ता रखते हैं। ट्राइबल है, एसटी है, ST2-1 है। स्पीकर साहब, अब मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ सिर्फ इसी सब्जेक्ट पे आऊंगा। मैं धन्यवाद करूंगा मंत्री जी का, मैंने उनके नोटिस में लाया कि मेरे भी भाई कोई 4-5% जो है वो एसटी रहते हैं, और जितनी SC और ST बस्ती हैं इनको भी नोटिस में आया हुआ। इन्होंने डायरेक्टर भेजा अपना, वो खुद देख के आया। मैं क्या, मैं यहां से डिमांड प्रोजेक्ट नहीं करूंगा। देखो कि शहर से 7 किलोमीटर पे वो बस्तियां हैं, ना वहां पीने का पानी है और ना रास्ता है। मैंने कहा मेरी राजनीति में ये बात नहीं है। वी आर अंडर ओथ, कास्ट क्रीड इलविल से मैं धन्यवाद करूंगा कि 2 दिन डायरेक्टर जो इनके हैं वो उन्होंने विजिट किया। लेकिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यही गुजारिश करूंगा कि फ्लड प्रोटेक्शन के लिए आपको दिन रात काम करना पड़ेगा, क्योंकि सीजन हमारे पास कम रह गया है। अपने सिस्टम को एक्सपीडाइट करिएगा। कभी कभी हमने, आज मैं बता देता हूं माननीय मंत्री जी, हमने पर्सनल सेक्शन से भी गवर्नमेंट चलाई है। You are a government, and government state is a state. Nobody is above the state. करके देखो, एक लाउड एंड क्लियर मैसेज आएगा उन लोगों को जो इन जम्मू कश्मीर के लोगों का काम नहीं करना चाहते हैं, फाइलों पे बैठ जाते हैं। गैर मुमकिन खटका है आपके पास। एक ही ऑफिसर के पास दोनों पोर्टफोलियो हैं। लॉ इज, फॉर मी लॉ इज ए कॉमन सेंस, फॉर देम लॉ इज ए बुक। और गैर मुमकिन खट की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, वो उसकी भी कमेटी बनी है कि 3 महीने में रिपोर्ट आनी है। इस हाउस को भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, हमें आपसे बहुत तवक्को है, आप टाइम बाउंड मैनर में वो रिपोर्ट मंगवाइए करिएगा कि अगर गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई कि गैर मुमकिन खड जो है, अरे भाई पानी बहता था यहां, और जो नाले होते हैं, नदियां होती हैं, रिवर्स होते हैं, वो अपना कोर्स चेंज करते हैं। ये बड़े इशू हैं। इसीलिए मैंने आज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोई बात नहीं की, क्योंकि हमारे बाकी विधायक जो हैं, होना वही है दोस्तों जो होना है। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से यह गुजारिश करता हूं कि जरा थोड़ा सा और असर्ट करिए, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। डार साहब, जनाब स्पीकर साहब, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे
फॉरेस्ट इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, जल जीवन पर बात करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जनाब जावेद अहमद राना साहब को मुबारक देता हूं कि उन्होंने इन अहम शोबों को मजबूत बनाने के लिए संजीदगी और जिम्मेदारी से काम किया। सर, उनकी क़यादत, उनके पॉलिसी फैसलों से इन महकमों में काफ़ी बेहतरी नजर आने लगी। मैं सैलाब की बात करूंगा। सर, सैलाब एक चैलेंज है, सबसे ज़्यादा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए है। सैलाब से न सिर्फ लोगों को माली नुकसान पहुंचता है, बल्कि खौफ और डर का माहौल भी वहां पैदा होता है। मैं एक ऑर्डर की तरफ इशारा करना चाहता हूं। गवर्नमेंट ऑर्डर पीडीपी और बीजेपी की जब सरकार थी, 1 जून 2017 को हुआ है 3C की DMRRR, और फिर डिविजनल कमिश्नर साहब ने इसको 10 जून 24 में निकाला है। इसके बाद चीफ इंजीनियर साहब ने भी ये ऑर्डर, ये सर्कुलर किया है। ऑर्डर क्या है कि जब पानी की सतह खतरे तक पहुंचेगी तो कंडीजाल RD 43 पर वहां पर बांध जो है उसको काटना है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को सैलाब में डुबाना है। मुझे अफसोस है, क्या उस सरकार ने उस वक्त वहां के जो ज़ियादत लोग हैं उनको एतमाद में लिया है? क्या सरकार ने ये सोचा है कि उनका कितना नुकसान होगा? अरबों का नुकसान होगा। सारी जिंदगी में एक इंसान एक मकान बनाता है, वो भी डूब जाएगा। क्रॉप्स का क्या होगा, वहाँ पर जो जानवर हैं उनका क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूँगा, इससे पहले ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा, वहाँ के लोगों का ख्याल रखा जाए, वहाँ के ज़ियादत लोगों से बात होनी चाहिए, इनको एतमाद में लेना चाहिए। अगर ऐसा करना ही है, क्यों न सरकार वहाँ जो लोग हैं, वहाँ जो मकानात है, प्रॉपर्टी है, उसके लिए एक इंश्योरेंस, फ्री इंश्योरेंस उनको दे, ताकि वो नुकसान से बच जाए। बेहतर है कि जहाँ हर सैलाब में वहाँ अरबों का नुकसान होता है और सरकार को भी अरबों का नुकसान उठाना पड़ता है, क्यों न वहाँ एक अल्टरनेटिव मुतबादल फ्लड चैनल बनाया जाए। फ्लड चैनल बनाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1975 में ही एक मनसूबा बनाया था, मगर बदकिस्मती से जम्मू कश्मीर में हमेशा सियासत का रोल रहा है। फिर उस वक्त के MLA साहब ने दिल्ली से मरकज़ी हुकूमत का एक मिनिस्टर लाया, उसको रुका दिया। और मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा उस पर वो गौर फरमाए। सर, इसमें शक नहीं, उन्होंने काफ़ी पैसे रिलीज़ किए जो वो जहलम के किनारे हैं उनको मजबूत करने के लिए, उसके लिए मैं उनका मशकूर है, मगर और भी फंड मुहैया करने की ज़रूरत है। सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का मैक्सिमम हिस्सा दरियाई जहलम के सैलाब से ही मुतासर होता है। अब जब से ये इलीगल माइनिंग हुई, चाहे वो दूध गंगा से या शाली गंगा से, तब से एक तो सरकारी जो प्रॉपर्टी है, पुल वगैरह या स्कूल आते हैं, वो भी ख़त्म, और लोगों को भी खदशा बढ़ गया। जो इलीगल माइनिंग से वहाँ जो नालों की खूबसूरती है वो भी ख़त्म हो चुकी है। नाले दूध गंगा से कई स्ट्रीम्स जो आबपाशी के हैं वो भी ख़त्म, उस पर भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कुछ रकूमात वागुजार किए हैं, मगर अभी तक एक प्रोजेक्ट है जो दोयन कोल है। आपको याद होगा 2002 में
2001 में आपने ही उसके लिए पैसे सैंक्शन करवा दिए और अब उसकी हालत खराब है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इरिगेशन सीजन से पहले पहले उसके लिए रुकूमत फराहम होना चाहिए। सर, मैं इरिगेशन की बात करूंगा। मैंने बजट में भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया कि उन्होंने उसके लिए 40 करोड़ रुपया सैंक्शन किए। तो वहाँ जो टेंडर्स हुए हैं मगर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। उसके जो पंप्स हैं लिफ्ट स्टेशंस के, वो सारे के सारे खराब हो चुके हैं। अगर इनको इरिगेशन सीजन से पहले पहले हम ठीक नहीं कर देंगे या नए पंप नहीं लगा देंगे, उसके लिए पैसा भी है, तो मुझे लगता है कि इस साल जो सीजन है उसमें डिले होगा, उसमें रुकावटें पैदा होंगे। मैं गुजारिश करूंगा मिनिस्टर साहब से कि वो रिव्यू मीटिंग ले उसकी, तो ताकि वहाँ पर वक्त पर ये पैसा खर्च होगा। इस तरह उस मार्बल लिफ्ट स्टेशन से एक एरिया है केनिहामा वगैरह आता है, उसके लिए कई बार हमने रिक्वेस्ट किया, पहले सरकारों में भी, जब मैं एमएलए था 98 में तब भी, और जो इसके बाद एमएलए आए उन्होंने भी एक गुजारिश की थी। एक टेल पोर्शन है उसका केनिहामा, उसके लिए एक पैरेलल चैनल बनाने की ज़रूरत है ताकि उनको फ़ायदा पहुँचेगा। या अगर पैरेलल चैनल नहीं बनेगी तो पाइपों के ज़रिए भी वहाँ हम एक सुरसू से एक लिफ्ट से पानी दे सकते हैं। क्योंकि इस वक्त जो एरिया है उसका मार्बल लिफ्ट इरिगेशन का, श्रीनगर से लोग आए, कुपवारा से लोग आए, शुपियन से लोग आए, वहाँ रहते हैं, तो उसमें अब गुंजाइश है 5th लिफ्ट स्टेशन बनाने की। जैसा कि मैंने परसों भी गुजारिश की, अगर इसका 5th लिफ्ट बनेगा, 4th भी बनाया गया, तो इससे वड़ीपोरा, खामपुर सराय वगैरह उसमें आपका एरिया भी आता है, हयातपुरा, इनको भी पानी मिलेगा। मैं गुजारिश करूंगा मिनिस्टर साहब को, अगर वो डायरेक्शन कर देंगे, एक लिफ्ट स्टेशन के लिए DPR बना देंगे, तो हज़ारों एकड़ ज़मीन सैराब हो जाएंगे इससे। सर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। फ्लड डिवीजन काकपोरा में है, पुलवामा, इरिगेशन डिवीजन पांपोर में है। तो एक मतलब एक आबादी को ओमपोरा में, एक आबादी को बीरू नारबल में, तो कुछ हिस्सा श्रीनगर के साथ पड़ता है, इरिगेशन में भी और फ्लड में भी। तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी दी है कि चाडोरा के लिए एक डिवीजन सैंक्शन दे, उसकी मंजूरी दे, ताकि ये जो मुश्किलात है वहाँ लोगों को आसानी होगी मुश्किलात हल करने में। सर, PHE की मैं बात करूँगा। मैं इनका मशकूर हूँ, उनके अमले का भी मैं मशकूर हूँ कि पिछले में मुकम्मल हुई, जिससे हज़ारों लोगों को पानी मिला, और अभी भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। इसमें शक नहीं कि कुछ रुकावटें हैं, अब शायद पैसा भी नहीं आ रहा है। एक स्कीम है खंदा में, तो काम मुकम्मल हुई है, थोड़ा बहुत इसमें अब करना है। शायद कॉन्ट्रैक्टर डिले इसलिए कर रहा है कि उसको पैसा नहीं मिला है। अगर स्टेट का जो शेयर बनता है इन स्कीमों में, अगर उससे उनको कुछ पैसा मिलेगा, मुझे लगता है बस सिर्फ उसको पैसा मिलना बाकी है, तो स्कीम 2-3 दिन के अंदर अंदर ही चालू हो जाएंगे। तकरीबन 10,000 आबादी पर वो स्कीम है, उनको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा, ये जो बाकी स्कीमें हैं जो पेंडिंग है अभी तक, जिनका या तो पानी का सोर्स नहीं है या कॉन्ट्रैक्टर का डिले है, तो उसकी तरफ तवज्जो दे, इन स्कीमों को भी ठीक कर दे। और एक अहम इशू है चाडोरा प्रॉपर टाउन, वहाँ इन लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है। अनफिल्टर तो मिल रहा है, इसमें शक नहीं, क्योंकि टाउन है, टाउन की तरफ ज़्यादा तवज्जो होना चाहिए।
मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि चाडोरा टाउन में जो आबादी है इनको साफ पानी मिलना चाहिए, फिल्टर्ड पानी मिलना चाहिए। और जो पुरानी स्कीमें हैं वो पड़ी है। अब जब ये जल जीवन मिशन की स्कीमें सैंक्शन हो गई तो उनकी तरफ काफ़ी कम तवज्जो रही सरकार। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा जो ये पुरानी स्कीमें हैं उनकी तरफ भी तवज्जो देना चाहिए। सर, मैं जंगलात पर बात करूंगा। पहले लोगों को टिम्बर मिल रहा था फॉरेस्ट कॉरपोरेशन से, फिर उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, फिर उसको कॉरपोरेशन को दिया गया। जब से कॉरपोरेशन को दिया गया मुझे नहीं लगता है, मतलब लोगों की दिलचस्पी अब खत्म हो गई, लोग लेने के लिए भी नहीं जाते हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ये दोबारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दें ताकि उनको पानी मिलेगा। सर, एक और गुजारिश है मुझे फॉरेस्ट पर, एक ऑर्डर ग्रोमू लैंड के लिए हुआ है, मतलब जिन लोगों के कब्जे में वहाँ ज़मीन है, सैकड़ों कनाल, वो ज़मीन तो इनको एक ऑर्डर हुआ है मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हालांकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये नहीं आता, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में या बीरू और बड़गाम कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है, खान साहब में आता है। मैं गुजारिश करूँगा कि इनको वो मालिकाना हुकूक दिया जाए। थैंक यू सर। थैंक यू। पीरजादा फेरोज साहब। आदमी एक लड़का है, ये सभा कदल का रहने वाला है, ये सिक्किम में एडमिट है, लेकिन इसकी वेंटिलेटर की जरूरत है। एक नौजवान है वो और बच सकता है अगर इसको इमीडिएटली वेंटिलेटर नहीं है सिक्किम में अवेलेबल, अगर इसको गवर्नमेंट किसी जगह किसी और हॉस्पिटल में या शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपने हमें मौका दिया ग्रांट्स पे बोलने के लिए। सबसे पहले मैं जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर जाहिद अमर आनस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि इन मुश्किल हालात में यूटी में जिस तरह इनने काम किया, जितनी भी तारीफ़ें करेंगे वो कम है। एक अच्छे इंसान है। जब भी हम इसके पास गए, मैं अपनी बात करना चाहता हूं, प्यार से और हौसला देकर इनने मुझे हमेशा मदद की। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत से काम हुए हैं जिनका मैं इनको शुक्रिया करना चाहता हूं। जो सबसे बड़ी हमारी दिवसर में टाउन में जो अमृत के तहत एक स्कीम हमारी रुकी हुई थी, तो मैं इनके पास गया, वो 1 करोड़ कुछ पैसे थे जिसमें वो स्कीम वो हर घर तक वहाँ पर पानी देने में हम कामयाब हुए। इसी तरह जो हमारा खड़विन एरिया था, खड़विन और उसके साथ साथ खिरवन, उस इलाके में 2 वाटर सप्लाई, वहाँ पर लोगों को गंदा पानी मिलता था, लेकिन जब हमने सरकार बनाई और मैं इनके पास गए तो वहाँ पर वो आज 2 फिल्ट्रेशन प्लांट कंप्लीट हुए और उनके लोगों तक साफ पानी पहुँचा। ये बहुत बड़ा काम हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने उसमें मदद की। इसके अलावा भी सर बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर पानी हमें मिला, लेकिन कुछ डिमांडें भी है जो ऑनरेबल मिनिस्टर के साथ आपके जरिए में मिनिस्टर साहब के सामने रखना चाहता हूँ। सर, हमारा अल्ताफ साहब इस तरह से नहीं, हमारा पैठ दिवसर डिस्टर्ब होता है। मिनिस्टर साहब सुन रहे हैं, सुन नहीं पाते हैं। आप तो बातें करें, करो बातें, मुझे कोई इतराज नहीं, मगर बाहर लॉबी में पैठ दिवसर हमारा सर लिफ्ट इरिगेशन हमारा जो पैठ दिवसर है सर, ऑलमोस्ट वो कंप्लीट होने वाली है, लेकिन उसमें 4 करोड़ 50 लाख रुपए लगे हुए हैं। लेकिन जिसके वो लैंड जमीन है जहाँ पर वो बनाया गया है उसको 20 लाख रुपए दिए है सरकार ने, लेकिन अभी उसके 60 लाख रुपए और बकाया है। तो मैं चाहता हूं अगर उसको पैसे दिए जाए तो वो स्कीम चालू हो जाएगी। वहाँ लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किलात है, वो कंप्लीट है सर। कुछ ज़मीन का मसला है, पैसों का कुछ थोड़ा बहुत उनके जो बकाया है, वो मैं चाहता हूँ कि सरकार को उनको वो पैसे दिए और स्कीम चालू हो जाए। इसी तरह जो कस्बे दिवसर है हमारा, वहाँ पर भी हमारी और इसमें वहाँ पूरा है, दोनों जगह लिफ्ट इरिगेशन काम कर रही है, लेकिन कुछ 30 लाख रुपए जो एस्टिमेट बना, कुछ नए पाइपों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इसको सीरियसली देखें और वहां पर जो लोगों का मसला है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा सर हमारे कुछ एरिया है जैसे चुरट, खासकर जो मैंने पिछले दफ़ा भी अपनी तकरीर में बात की थी, चुरट एरिया में काफ़ी लोग सफ़र कर रहे हैं पानी से, क्योंकि वहाँ गंदा पानी आ रहा था, वहाँ बच्चों में
बीमारी फैली थी। मैं चाहता हूं कि जो हमारा चुरट है, इसके अलावा हमारे दूसरे एरिया में और कोई मुफरिसल, मैं हर एक गांव का नाम नहीं, जैसे हमारा कुछ एरिया है जहां पर पानी आ रहा है सर, लेकिन गंदा पानी आ रहा है, वो डायरेक्ट वो दरियाब से उनने वो पानी लाया है। मैं चाहता हूं जो हमारे वो एरिया है, अगर वो विशु नाला से ऊपर से जो पानी लाया जाए ताकि लोगों के घर तक वो साफ पानी पहुंचे। जो फिल्ट्रेशन प्लांट वहां पर है, जैसे केलम में है सर, हमारा केलम में फिल्ट्रेशन प्लांट में जब से मैं भी एमएलए बना, रोज वहां पर कहा जाता है कि बस तैयार होने वाला है, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं है। वहां पर लोगों को पाइपों के जरिए कीड़े तक घर तक पहुंचते हैं। मैं चाहता हूं कि उस पर जल्दी काम हो जाए, अगर वो कुछ मसला है उसको ठीक किया जाए। इसी तरह और भी हमारे इलाके, चाहे कोंड है, कोयमू है, फिसिल है, दिवसर है, गुंडपुरा है, चौगाम, ये बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पानी आ रहा है। मैं उसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूं, लेकिन पानी गंदा है, इसको देखने की जरूरत है। और इसके अलावा सर यहाँ पर फॉरेस्ट की भी मैं बात करना चाहता हूँ, जो जायद साहब ने भी कहा और सब ने कहा, क्योंकि जो लकड़ी का मसला, हमारे हर रोज हमें फोन आते हैं कि हमें घर बनाना है, मकान बनाना है, लकड़ी का जो हमारे लकड़ी है उसमें हमें नहीं मिल रही है। सही बात है, अगर वो एसएफसी देख रही है, जो पिछले दफा पिछली सरकार के मिनिस्टर ने किया था, वो फैसला शायद ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि वो दोबारा फॉरेस्ट को दिया जाए ताकि उसमें उनके पास मेन पावर है, वो ये काम कर सकते हैं, लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। इसके अलावा जनाब, मैं मिनिस्टर साहब का फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन इसके साथ साथ जनाब जो आपके वो रहबर जंगलात के तहत जो मुलाजिम हैं जनाब, उनका बड़ा इशू है। वो बेचारे काफ़ी 5 साल के लिए उनको 5,000 रुपये पे तनख्वाह दिया जाता है, लेकिन अभी वो शायद 10, 12 साल, 15 साल हो गए उनको रेगुलर नहीं किया जाता है। उनका एक बड़ा इशू है, मैं चाहता हूँ उनका भी ये मसला हल हो जाए। इसके साथ साथ मैं काजीगुंड की भी बात करना चाहता हूँ। मैं वहाँ खुद रहता हूँ, हमारे घर तक जो डिवीजन हमारा है, काजीगुंड में एक बहुत बड़ा डिवीजन है, लेकिन जहां हमें घर में पानी आता है, थोड़ी सी बारिश पड़े तो गंदा पानी हमारे घर तक आ जाता है। ये हाल हमारे एरिया में है, हर एक जगह है। इसके साथ साथ सर एक बहुत बड़ी एक गुजारिश है मुझे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि जो हमारा दिवसर है, ये दिवसर हेडक्वार्टर हमारा है, लेकिन वहां पर सब डिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये काजीगुंड के साथ आता है और इलाका बहुत बड़ा है। इसमें दिवसर के एरिया से कोंड भी आता है और भी काफी एरिया आता है। मैं चाहता हूं कि दिवसर को सब डिवीजन का दर्जा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। निजामुद्दीन भट्ट साहब, आपने खुद टाइम मुकर्रर किया है 6 मिनट अपने 6 मिनट जनाब, तीन है हम। 6 मिनट, 6.5 नहीं मिलेगा, 6.5 भी नहीं मिलेगा। नो कंफ्यूजन, 1 सेकंड कम ही कर लेना। अभी नहीं शुरू में मैं आज देख के रखूंगा खुद भी। सर आज की डिस्कशन जिन डिमांड्स पे मैं ट्राइबल अफेयर्स से शुरू करूंगा, इसलिए कि फ्रॉम यूनियन गवर्नमेंट टू आवर गवर्नमेंट एक्टिवली अटेंड हुए हैं, जो भी इनके पास स्कीम्स हैं या लिबरल फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से है, ध्यान से करते हैं और कमिटमेंट से करते हैं। ये वाहिद एक महकमा है जिसके यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए और यहाँ के सेक्रेटरी साहब भी साथ थे, और दूर गांव छान दीजिए हमारा गुरेज के नज़दीक पड़ता है, वहाँ खुद अटेंड किया, लोगों के मसाइल सुने और काम भी हो रहा है। चाहे सोलर लाइट का मसला हो, चाहे पानी का मसला हो, चाहे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो, स्कॉलरशिप का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग हो। वहाँ हमारे 2 हॉस्टल हैं स्टूडेंट्स के, गुजर बकरवाल हॉस्टल, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का। सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी, खुद मंत्री साहब 2 दफ़ा आए और इन हॉस्टल्स तक बच्चों की हौसला अफजाई के लिए भी आए। इनटेक कैपेसिटी वहाँ बढ़ाने का, हॉस्टल का जो बॉयज़ हॉस्टल है, हमने रिक्वेस्ट की थी, वो रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरा, खुद इन्होंने देखा कि एक अच्छा खासा हॉस्टल है, पूरी सुविधा वहाँ है, लेकिन जो बाहर कंपाउंड है और हॉस्टल तक जाने का जो बीच में 1 किलोमीटर का रास्ता है, वो वहाँ पड़ा है। मैंने खुद अपने CDF से, वहाँ उनकी सुविधा नहीं है बच्चों को, अगर कहीं से दूर गांव में पड़ता है वो हॉस्टल, मैंने 10 लाख रुपए रिलीज किए थे सर वैन के लिए। मिनिस्टर साहब से गुजारिश रहेगी, फाइनेंस वालों से डायरेक्शन दे दें DC साहिबा को कि वो रिलीज करे वो पैसा और वैन मिले, क्योंकि उसमें कोई
रूल्स की पाबंदी थी, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से खुद मिला तो उन्होंने कहा कि नॉट इम्पॉर्टेंट दैट एवरी डायरेक्शन शुड गो फ्रॉम हियर, डीसी इज ऑल एम्पावर्ड टू टेक ए डिसीजन। नहीं हुआ। मैं गुजारिश करूंगा मिनिस्टर साहब से मुदाखलत करें, पैसा दिया है, बच्चों की सुविधा है, उनको वो मिले वो वेन। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फंड्स एलोकेशन का है, वी आर वेरी कॉम्पिटेंट सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट, बहुत ही कमिटेड आदमी है, विजनरी आदमी है और खुद अटेंड करता है। लेकिन गुजारिश करूंगा कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे सोलर लाइट की हो चाहे दूसरी सुविधाओं को हो, तो एमएलएज को थोड़ा पूछा करो, इनपुट्स ही हम दे दें। वी आर नॉट सिटिंग एट ए डिसीजन, but at the same time our suggestions can be important and I am sure that he is open to that. एक क्रिटिकल वेन की डिमांड रहेगी। जो पास्चर्स वगैरह हैं, बकरवाल यहाँ से जाते हैं, बांडीपुर आते हैं, हेल्थ रिलेटेड अगर ट्राइबल सब प्लान से एक क्रिटिकल वेन रखी जाए ताकि वहाँ सेहत का भी इंतजाम हो। स्कूल एजुकेशन वाले दे टेक केयर ऑफ बॉयज दोज हु गोज टू पास्चर्स। इसके अलावा जनाब फॉरेस्ट का है मेरा। फॉरेस्ट जो हमारा, मैं ज्योग्राफिकल पर्सनैलिटी की कमिटमेंट से हमेशा बात करता हूँ। जब तक ना ज्योग्राफिकल पर्सनैलिटी बचे, हमारा कुछ भी नहीं बचता। उसी से पानी, उसी से हवा, उसी से जंगलात, उसी से हमारी हुस्न रानाई खूबसूरती। फॉरेस्ट कवर हमारी ज्योग्राफिकल पर्सनैलिटी का 48% था और उसमें थिक फॉरेस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा था, मॉडरेट फॉरेस्ट का था, ओपन एरिया कम था। आज फॉरेस्ट वाले अगर दिखाएंगे भी कि दैट 48% इज मेंटेन्ड डिस्पाइट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, रोड्स वगैरह इंक्रोचमेंट से वो, लेकिन मैं ये कहूँगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कंटेस्ट कर सकता हूँ कि ओपन एरिया ज़्यादा पड़ा है, थिक कम पड़ रहा है, मॉडरेट कम पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन की वहाँ ज़रूरत है। ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से कुछ तजावीज़ है आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हवाले से, दे टेक केयर ऑफ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर प्रोडक्शन, फॉर फूड सिक्योरिटी, फॉर आवर इन्वायरमेंट, फॉर इकोलॉजी। मुझे उस पर दर्ज देने की ज़रूरत नहीं है, दे आर फुली अवेयर एंड इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज पहला मुद्दा है जहाँ रेगुलराइजेशन डेली वेजर्स वगैरह की है, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक कंपोनेंट है जो कोर्ट डायरेक्शंस हैं डेली वेजर्स की। कुछ लोग पड़े हैं बेचारे, काम ले लिया, पैसा भी नहीं दिया, दोज शुड बी डिसाइडेड एट प्रायोरिटी। वो कोर्ट केसेस इनकी डायरेक्शंस हैं। पे एनोमलीज, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, उसमें पे एनोमली है बिटवीन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स एंड फॉरेस्ट गार्ड्स। काम एक जैसा, बोझ एक जैसा, लेकिन एनोमली नहीं रहनी चाहिए। और इसमें एश्योरेंस भी बहुत आ, इंस्टीट्यूशंस के हवाले से मिनिस्टर साहब खुद आए हैं चित्रनार, वहाँ का एश्योरेंस दिया है कि आप कॉलेज का बोर्ड चढ़ा दो, मैं कर लूँगा। एक फॉर्मल उसमें कमीशनिंग की ज़रूरत है। दूसरा जो मैंने कहा था, जो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के हवाले से जो हर्बल यूज़ है, यूटिलाइजेशन है, उसके लिए लाइवलीहुड भी क्रिएट किया जा सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की भी डिपेंडेंस रहेगी और यूसेज जो है हर्ब्स की वो प्रॉपर रहेगी। अगर लोकल लेवल पे डिपोज खोले जाए या बड़ी लेवल पे वहाँ एक फार्मास्यूटिकल किसी प्लांट का भी सोचा जा सकता है, मेरी तजवीज़ रहेगी। तीसरा, इंस्टीट्यूशन जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मैंने बोल दिया, रीजनरेशन की जो आपने स्कीम की थी शुरू ANR में, उसको फिलिप देने की ज़रूरत है, थ्रस्ट देने की ज़रूरत। आप सबसे बड़ा मसला है जो फॉरेस्ट में है वो बैलेंस, क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन, कंजर्वेशन एंड सोशल नीड। टिम्बर हो, फायरवुड हो, दूसरी तीसरी चीज़ें हैं, दीज आर सोशल नीड्स। वन वुड सजेस्ट कि मॉरिटोरियम लगाओ, मत छेड़ो जंगलों के साथ, लेकिन चलेगा नहीं, सोशल नीड है। लेकिन एक बैलेंस क्रिएट हो, अगर आप एक्सट्रैक्शंस करते हो तो साथ साथ कंजर्वेशन भी करो। हमारा विलो प्लांटेशंस होते थे बड़े थिक और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। ना आपका देवदार है आज, न विलो है,
इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और वुलर 6 मिनट हो गए। वुलर बस जनाब इतना। फिर जल जीवन का मेहरबानी करके मैंने सवाल दिया था, उसमें आए 26 हैबिटेशंस मेरी विदाउट वाटर सप्लाई है और इरिगेशन एक थ्रस्ट एरिया है। मैं अलग से इनको नाम भी दे दूंगा और इरिगेशन कॉल्स का भी दे दूंगा। मेहरबानी करके उनकी तरफ तवज्जो दीजिए। और एक बात जनाब कहने दीजिए, बस ये जो यहाँ ये डिविल अथॉरिटी वो नहीं है, ये नहीं है, वो यहाँ फॉरेस्ट में भी है IFS, बाकी चीज IAS काडर के भी लोग हैं। सिस्टम एक, मुल्क एक है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स नीचे तक आ जाते हैं, फ्लो होते हैं। चलो मान लो ट्रांसफर का इख्तियार इस गवर्नमेंट को नहीं है, लेकिन सिस्टम के आधार पे यहाँ जिस मुल्क में ग्रीवेंस सेल्स हो, जिस मुल्क में सोशल ऑडिट हो, वहाँ हमारी सरकार कंप्लेंट भी नहीं कर सकती है क्या? इफ देयर इज सम काइंड ऑफ देयर इज अकाउंटेबिलिटी इज समवेयर लैकिंग, वो उठाएं, उनसे उठाएं, मसाइल तरीके से उठाएं। हु सेज कि कन्फ्रंटेशन करो, बट डोंट से हमसे नहीं बनती है, से हमसे बनेगी और हम एक हैं। थैंक यू जसरोटिया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर साहब कि आपने मुझे इस ग्रांट्स पे बोलने का मौका दिया। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी स्पेसिफिक ही रहूँगा। स्पीकर साहब, जहाँ तक मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का ताल्लुक है, ये देहाती कॉन्स्टिट्यूंसी है और कंडी का एरिया है। आपने भी टाइम अपने लिए मुकर्रर किया है, उसी में है ना? आपने जनाब, मैं ये मेरे को बोलने नहीं देते, थोड़ी सी लिबर्टी दे देना। मैं आई विल मैं मेरे जो काम लगाया ना इन्होंने सर उसमें। हाँ, ठीक है स्पीकर सर, देहाती कॉन्स्टिट्यूंसी है, कंडी का एरिया है। क्या जातू बोल रहे या मैं बोले ना? बोले क्या? और फ्लड प्रोन एरिया भी है। मैं स्पीकर साहब, एक पिछले सेशन में भी एक चर्चा का विषय रहा हर घर जल को लेकर। 5 अगस्त 2019 को 19 प्रधानमंत्री साहब ने एक ऐलान किया, हर घर नल और स्वच्छ जल। तो बड़ी चर्चा भी हुई और आदरणीय प्रधानमंत्री साहब की एक कमिटमेंट और विजन कि आज़ादी के इतने सालों के बाद भी पूरे देश में ये स्थिति है कि स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से इस जम्मू कश्मीर यूटी में भी इसका आना हुआ और लगभग 13,000 करोड़ रुपया इसके लिए अलॉट किया गया। मुझे याद है, मैं पहले जब MLA था तो हम स्ट्रगल करते थे, मंत्री साहिबान को कहते थे कि कोई प्रोविजन रखा जाए, तो हमेशा एक रिप्लाई आता था कि पैसे नहीं। सेंटर ने पैसे दिए 13,000 करोड़ रुपया। उस 13,000 करोड़ में ऑनरेबल स्पीकर साहब 80 स्कीमें मेरी आई जसोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की, और 219 करोड़ रुपया हमें भी अलॉट हुआ। क्या हुआ मैं उस मॉडलिटीज में नहीं जाऊंगा, पर एक नैरेटिव परसेप्शन बन गया कि कुछ हुआ है और उसकी हाउस कमेटी भी